उसके बाद विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र जो है मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हर विद्यालय जो है वो किसी न किसी मान्यता प्राप्त हो, गवर्नमेंट से जो है उसको मान्यता मिली हो, उसी स्कूल में जो है सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। और हर स्कूल को जो है मान्यता प्राप्त जो है प्रमाण पत्र जो है वो सभी स्कूल्स के पास होना चाहिए, ये भी आपका बोला गया। ठीक है, फिर प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो हर स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य क्या होता है? हर चीज को देखना कि आपके एडमिशन्स कितने अच्छे से हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट क्या है आपके स्कूल का, आपके स्कूल में व्यवस्थाएं कैसी हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक नीड्स होते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स की प्रॉपर टॉयलेट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए, टेबल्स होनी चाहिए, मिड डे मील अगर चल रहा है तो वो जो खाना है वो खाना जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखता है आपका मैनेजमेंट। स्कूल में टीचर्स अच्छे हों, ठीक है, टीचर जो है अपने कार्य अच्छे से कर रहे हो, तो ये सारा का सारा काम जो है किसका होता है? आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है। कोई पॉलिसीज आपके गवर्नमेंट की आ रही है, वो आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रही है, इस चीज का भी देख रेख कौन करता है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करती है। तो आरटीई एक्ट में ये बात कही गई कि हर विद्यालय में आपका जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना होनी चाहिए हर स्कूल में। ठीक है, और 10वां पॉइंट कहेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन का क्या मतलब है? प्रोहिबिशन को हम हिंदी में निषेध कहते हैं। ठीक है, और प्राइवेट ट्यूशन जो आपके गवर्नमेंटेड टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंटेड स्कूल्स में पोस्टेड टीचर्स हैं, वो जो है उनको उनके ऊपर जो है ये रोक लगाई गई कि वो जो है किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि होता क्या था कि ये टीचर्स जो है फिर अपने स्कूल में जो है प्रॉपर शिक्षा ना देकर अपनी निजी जो है ट्यूशन क्लासेस चलाते थे और उस ट्यूशन क्लासेस से जो है पैसा अर्न करने की कोशिश करते थे। ठीक है, और इधर स्कूल में जो है फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं करवाते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर रोक लगाने के लिए आरटीई एक्ट में बात की गई कि जो है प्राइवेट ट्यूशन को जो है बढ़ावा ना दिया जाए। ठीक है, स्कूल में जो है अच्छी तरीके से शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और अच्छी तरीके से शिक्षा जो है दी जाए बच्चों को। ठीक है, तो ये सारा के सारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एक दो पॉइंट्स और अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे तो इसमें और ऐड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो कही गई। ठीक है, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है जो आपका आरटीई एक्ट बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है आपकी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू एवरी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी कलर से हो। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन क्या बात की गई? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए, ये तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ये सामान्य बालक की बात है। ठीक है, वहीं आरटीई एक्ट में एक चीज और बोली गई, जो आपके विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए क्या बोला गया? नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई। वहीं जो आपके डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है आपकी आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 6 से 14 वर्ष और आपके डिसेबल स्टूडेंट जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आपकी आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग जो है भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम लोग कुछ बातें करते हैं कि जो है केंद्र सरकार के कर्तव्य जो निर्धारण किए गए आपके आरटीई एक्ट 2009 के तहत, वो क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या कर्तव्य बताए गए आपके, क्या क्या ड्यूटीज थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की
केंद्र सरकार की क्या क्या कर्तव्य थे आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के था, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला कर्तव्य था आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये है कि वो एनसीएफ बनाएगी, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है तैयार करेगा। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें जो है करिकुलम डिसाइड किया जाता है कि आपके जो करिकुलम होंगे, ठीक है, जो आपका सिलेबस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है उसका जो है एक रूपरेखा तैयार किया जाता है कि क्लास 5 के लिए कैसा होगा, क्लास 6 के लिए कैसा होगा, 7 के लिए कैसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रूपरेखा बनाया जाता है। तो इस रूपरेखा को बनाने का जो है जो कार्य जो है किसको सौंपा गया है, ये ड्यूटी किसकी थी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी केंद्र सरकार की थी। फिर दूसरा था आपका शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, मतलब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे टीचर के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ताकि हम शिक्षकों को अपडेटेड रखें, ठीक है। नए नए स्कीम्स, नए नए टीचिंग मेथड्स, नए नए टीचिंग एड्स के बारे में उनको पता हो, ठीक है। वो जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी का भी उनको ज्ञान हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही जो है एजुकेशन ट्रेनिंग, जो शिक्षक टीचर ट्रेनिंग जो होता है उसके ऊपर भी हम जो है कार्य करते हैं। टीचर ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे हम जो है प्रोवाइड कराते हैं टीचरों को, ताकि जो है उनके जो स्किल्स हैं वो स्किल्स जो है अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स रहेंगे उस ट्रेनिंग के, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है डिसीजन कौन लेता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं, ठीक है। फिर राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है। टेक्निकल जितनी भी सुविधाएं हैं, ठीक है, जो भी संसाधन हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना आपके स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी कार्य था आपके कार्य है आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर बच्चों के शैक्षिक विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको बनाना, ठीक है, कैसे पॉलिसीज होंगे, ठीक है, नई नई पॉलिसीज का उनको डेवलप करना, ताकि स्टूडेंट्स के जो है एजुकेशन हो वो बेहतर हो, ठीक है। स्टूडेंट के एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, उन नीतियों को बनाने और उनको विकसित करने का भी जो है कर्तव्य किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस कानून के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च का 55% वहन करना, ठीक है। मैंने बात बताया था ना आपको पहले भी कि जो RT एक्ट 2009 में ये लिखा गया है, ठीक है, कि जितना भी खर्च होगा, ठीक है, निःशुल्क जो आप जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इस पर जितना भी खर्च आएगा वो पूरा का खर्च जो है 2 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। आपकी केंद्र सरकार जो है 55% उसका जो है उसका हिस्सा होगा, ठीक है। 55% जो खर्च है वो उसका वहन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, और जो 45% है वो कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर जो है उसके खर्च को जो है क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके RT एक्ट 2009 के अंतर्गत, ठीक है। वही अगर हम बात करें आपके राज्य सरकार के कर्तव्य की, मतलब ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के क्या कर्तव्य थे। अगर स्टेट गवर्नमेंट के कर्तव्य की बात करें तो वहाँ पे जो है आपको बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। क्या है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं बिना किसी भेदभाव को उनको क्या करना, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना। वही जो आपके डिसेबल स्टूडेंट हैं, से 18 वर्ष फ्री एजुकेशन की बात की गई आपके 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, जो आपके डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, जो अपंग किसी भी तरीके से बालक हैं, ठीक है, जो विशिष्ट बालक हैं, उनके लिए बात की गई कि उनको जो है 6 से 18 वर्ष तक जो है उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वहीं घर के नजदीक में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
घर के नजदीक में जो प्राइमरी आपके स्कूल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए, इसकी बात की गई। इस कानून के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च का 45% वहन करना, मतलब राज्य सरकार क्या करेगी, 45% जो खर्च आएगा उसका वहन करेगी। ये चीजें आपके जो है डिसाइड की गई आपके आरटीए 2009 में। आरटीए एक्ट जो है आपका जो एजुकेशन है वो किसमें आता है, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। आप अगर अपने पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 3 लिस्ट की बात की जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें होती हैं उस पर केंद्र सरकार का जो है अधिकार होता है, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें आती हैं उसमें जो है स्टेट का, आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल होता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें आती हैं उस पर जो है केंद्र और आपके राज्य दोनों सरकारों का जो है कंट्रोल होता है। तो जो आपका एजुकेशन है, ठीक है, आपका जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किस में आती है, आपके कंकरेंट लिस्ट में आती है। इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या आती है, आपके एजुकेशन आते हैं। तो इस पे जो है आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कंट्रोल होता है, दोनों मिलकर के जो है शिक्षा को जो है बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, उसके ऊपर उसकी जो नई नई नीतियों, नई नई पॉलिसीज को डेवलप करने का कार्य करते हैं, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स को कैसे जो है क्या करना है, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपकी जो है एनसीएफ आपका करिकुलम कैसे बनाना है, इन सब चीज़ों का जो कर्तव्य है वो कहीं न कहीं जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही जो है इस चीज़ पर काम करते हैं आपकी शिक्षा के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो है लास्ट क्लास था आपकी आरटीए 2009 के ऊपर, ठीक है। तो आरटीए 2009 के ऊपर आपको अच्छे तरीके से नोट्स भी दे दिया गया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया गया। कोई समस्या है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसके आगे जो चीजें सिलेबस में होंगी हम लोग उसके ऊपर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा और याद करिएगा। और देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो आपके रेशियो हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये सब रेशियो आपके जो है सीटेट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 55% जो है वहन करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में भी आपके जो सीटेट में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि केंद्र सरकार कितना वहन करती है खर्च जो है आरटीए में, तो 55%, राज्य सरकार कितना करती है 45%। तो ये सब चीज़ों को नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ये आपके सिर्फ ना ही सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप आगे जब जो है अपना सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है काम आएंगी, ठीक है। उसमें भी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है आरटीए कब लागू किया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब जो है मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा।